हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका विस्फोट लर्निंग एकेडमी के इस नए वीडियो में। तो बच्चों, आज के वीडियो में हम पिछले वीडियो को आगे बढ़ाते हुए आज के टॉपिक की शुरुआत करेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वह आपकी कक्षा 11वीं भौतिक विज्ञान पाठ 4 के जो पिछले वीडियो में एक आपको टॉपिक बताया गया था, लंबकोणीय एकांक सदिश ऑर्थोजोनल यूनिट वेक्टर। देखिए, पिछले वीडियो में हमने इसके बारे में चर्चा किया था, लेकिन फिर से थोड़ा सा मैं डीपली जाकर के इसका अध्ययन हम लोग करेंगे, फिर आगे हम इस टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, लंबकोणीय एकांक सदिश, एकांक सदिश के बारे में हम लोगों ने सीख लिया है। एकांक सदिश यानी जिसका परिमाण हर हाल में एक हो, जिसका परिमाण हर हाल में एक हो, वह क्या कहलाता है? एकांक सदिश। ऐसा सदिश जिसका परिमाण एक हो वह क्या कहलाता है? एकांक सदिश। इसके साथ में आया है लंबकोणीय। लंब का मतलब होता है एक दूसरे के परपेंडिकुलर, एक दूसरे के क्या? परपेंडिकुलर यानी लंबवत। लंबकोणीय यानी लंबवत कोण बनाते हुए एकांक सदिश यानी जिसका परिमाण एक हो। तो ये देखिए लंबवत, इसको अगर हम क्या मान लें? वाई अक्ष मान लें, और इसको हम क्या मान लें? एक्स अक्ष मान लें। देखिए क्या है कि मैथ में अभी तक आप लोगों ने जो पढ़ा, मैथ में हमेशा दो अक्ष होते थे, एक्स और वाई, लेकिन फिजिक्स वाले क्या करते हैं? थोड़ा सा जबरदस्ती करते हैं, इसलिए इसमें एक एक्स्ट्रा और होता है जेड अक्ष, जो कि कैसे होता है? इसके लंबवत यानी कि जस्ट इसके सामने आपकी ओर, इस तरह से लंबवत सदिश होता है। लेकिन हम इस समतल पर लंबवत ऐसे तो बना नहीं सकते, तो इसको प्रदर्शित हम इस प्रकार से करते हैं, जिसे कहते हैं जेड अक्ष। अब ये देखिए किस प्रकार से होता है, ये कुछ इस प्रकार से ये होते हैं, इस प्रकार से, यानी कि यहां से अगर इसको देखें आप, तो यहां से यहां तक का कोण कितना? 90 अंश। यहां से यहां तक का कोण कितना? 90 अंश। यानी एक दूसरे के तीनों ये जो हैं, ये और ये तीनों एक दूसरे के क्या होते हैं? लंबवत। इस तरह से होते हैं, यानी यहां का भी कोण 90 डिग्री, यहां का भी कोण 90 डिग्री, इस तरह से लंबवत होते हैं। 90 डिग्री, 90 डिग्री, 90 डिग्री, एक दूसरे के क्या होते हैं? लंबवत। अब देखिए यहाँ पे एकांक सदिश हमें लेना है, यानी जिसका परिमाण क्या हो? एक। तो एक्स अक्ष पे जो एकांक सदिश लिया जाता है उसको हम किससे प्रदर्शित करते हैं? आई कैप से। इसको क्या पढ़ते हैं? कैप। जिसे हम एकांक सदिश को हम किससे प्रदर्शित करते हैं? कैप से। एक्स अक्ष पे जो एकांक सदिश लिया जाता है उसे आई कैप कहते हैं, और जो वाई अक्ष पे एकांक सदिश लिया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? जे कैप कहते हैं, और जो जेड अक्ष पे एकांक सदिश लिया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? के कैप कहते हैं। देखिए, यानी कि अगर कहीं पे आपको लिखा हो क्या? आई कैप, तो उसको क्या आप समझेंगे? एक्स अक्ष के अनुदिश, के अनुदिश क्या है? एकांक सदिश है, यूनिट वेक्टर है। तो एक्स अक्ष के अनुदिश एकांक सदिश, जहां पे आपको लिखा होगा आई कैप, उसको आप समझेंगे एक्स अक्ष के अनुदिश एकांक सदिश। जहां पे आपको लिखा हुआ होगा जे कैप, उसको आप समझेंगे वाई अक्ष एकांक सदिश, एकांक सदिश। और जहां पे आपका के कैप लिखा होगा, उसे आप समझेंगे जेड अक्ष के अनुदिश एकांक सदिश। और एक बात और ध्यान रखेंगे, आई कैप, जे कैप और के कैप का परिमाण हमेशा कितना होगा? एक होगा, क्योंकि यह एकांक सदिश है और एकांक सदिश का परिमाण कितना होता है? एक होता है। अब सपोज कीजिए हमारे पास अगर एक एग्जांपल आ जाए कि 3i कैप प्लस 4j कैप, इसकी स्थिति सदिश बनाइए। इसका 3i प्लस 4, एक चीज मैं आपको और बताता चलूं कि ये जो आपका सदिश विश्लेषण है, सदिश विश्लेषण में ना तो आपके एग्जाम में और ना ही किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कोई भी थ्योरिकल प्रश्न नहीं आता है। केवल यहाँ पे क्या आता है? केवल इससे सवाल आता है। तो सवाल पे आप विशेष ध्यान देंगे। फिलहाल थ्योरी जब तक आप समझेंगे नहीं, तब तक सवाल आपको अच्छे से आएगा नहीं। तो यहाँ पे अगर आपको इसकी स्थिति सदिश इसका बनाना है, 3i कैप प्लस 4j कैप का अगर स्थिति सदिश बनाना है, तो हम जानते हैं कि i कहां होता है? x अक्ष पे होता है। j कहां होता है? y अक्ष पे होता है। तो हमने एक इस प्रकार से इसको अच्छे से बना लिया। अब आई किस पे होता है? एक्स पे। एक्स पे कितना चलना है? 3। तो एक्स पे हमने कितना खाना चल लिया? 3। जे किस पर होता है? वाई पर होता है, तो ये वाई अक्ष है। जे के साथ में क्या है? 4। इस पर कितना चलना है हमें? 1 2 3
4। अब इस लाइन को हम आगे बढ़ाएंगे और इस लाइन को आगे बढ़ाएंगे, जहां पे एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगा जिस बिंदु पर, ये दोनों लाइनें जिस बिंदु पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी वहीं पे इसका क्या बनेगा, स्थिति बनेगा। अब हमको बना इस बिंदु की स्थिति तो यहां है, हमें दर्शाना क्या है, स्थिति सदिश। हमने आपको बताया था कि कभी भी स्थिति सदिश को दर्शाने के लिए हम क्या करते हैं कि यहाँ जो मूल बिंदु O होता है उससे एक लाइन ऐसे खींच देते हैं और यहाँ पे क्या करते हैं, एक एरो बना देते हैं। तो ये जो निकल रहा है R, यह इसका क्या कहलाएगा, स्थिति सदिश। इस बिंदु का मान लेते हैं कि बिंदु A है या बिंदु R है, तो इस बिंदु A का स्थिति सदिश क्या होगा, R होगा। अब हमने आपको बताया है इस R का अगर आपको मान ज्ञात करना हो, मान का मतलब परिमाण, परिमाण का मतलब बताए थे हमने आंकिक मान, तो अगर इस R का आपको परिमाण ज्ञात करना हो, इसके सदिश का आपको अगर मान ज्ञात करना हो तो कैसे ज्ञात करेंगे। देखिए x पे कितना चला 3 और y पे कितना चला, यहाँ पे कितना चला है 4, तो ये अगर 4 है तो ये भी कितना होगा 4, ये अगर 3 है तो ये भी कितना होगा 3। तो इस तरह से चला। अब यहाँ पर अगर हम देखें, यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। यहाँ पे कितने डिग्री का कोण है, 90 डिग्री का। और समकोण त्रिभुज के लिए पाइथागोरस भाई साहब ने एक थ्योरम दिया जिसे पाइथागोरस थ्योरम कहते हैं। क्या दिया था, उनके थ्योरम के अनुसार कर्ण पर का बना वर्ग बराबर होता है किसके, लंब के वर्ग प्लस आधार के वर्ग के क्या होता है, बराबर होता है। ये है पाइथागोरस थ्योरम। कर्ण क्या है, यहाँ r है, तो r का क्या होगा, r वेक्टर का स्क्वायर होगा। लंब, लंब जो परपेंडिकुलर होता है, लंब कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर है, तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16। और प्लस 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 की जगह प्लस लिख लिए। आधार, आधार कितना है 3 है, तो 3 का स्क्वायर कितना होगा 9। यहाँ से r का स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा 16 प्लस 9 कितना होता है 25। और स्क्वायर हटेगा, स्क्वायर बराबर के इस साइड में जाएगा तो रूट हो जाएगा। r का मान कितना आया 5, r का मान कितना आया 5 आया। तो इस r की वैल्यू कितनी आई 5। अब कभी भी आपको अगर इस r का मतलब ये जो दिया रहेगा, अगर कोई भी पॉइंट इस तरह से दिया रहेगा और इसका अगर आपको परिमाण निकालना है, यानी r की वैल्यू निकालनी है, r की वैल्यू अगर निकालनी है तो r की वैल्यू हम कैसे निकाले, स्क्वायर करेंगे तो इस साइड क्या चला जाएगा, रूट चला जाएगा। 16 क्या है, लंब का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर क्या है 4 है, तो 4 यहाँ क्या है, किसके साथ है, j के साथ है, यानी j का गुणांक, j का गुणांक, यानी कि 3 क्या है, आधार क्या है 3 है, तो 3 का स्क्वायर यानी i के साथ जो लिखा है उसका स्क्वायर और j के साथ जो लिखा है उसका स्क्वायर करके दोनों को जोड़ देते हैं, तब हमें क्या प्राप्त होता है, r की वैल्यू प्राप्त होती है। क्या करते हैं, देखिए इसका परिणामी अगर निकालना हुआ तो हमने इसके परिणामी को निकालने के लिए क्या किया, देखिए इन i और j की कोई औकात नहीं है, इनका मान कितना है 1 है। तो यहाँ पे देखिए हमने क्या किया, इसकी वैल्यू निकालने के लिए, r की वैल्यू निकालने के लिए हमने क्या किया, इस 4 के स्क्वायर को 4 का स्क्वायर किया और 3 का स्क्वायर किया और दोनों को क्या किया, ऐड कर दिया। तो यानी कि हमने क्या किया, यहाँ से x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर कर दिया, तो हमें वैल्यू किसकी निकल के आ गई, r की वैल्यू निकल के आ गई। तो अब कभी भी आपको अगर इस प्रकार से दिया हो और उसका परिमाण पूछता हो तो आप क्या करेंगे, सीधा सीधा r बराबर कर देंगे अंडर रूट x का स्क्वायर, यानी i के साथ में जो लिखा हो, x का मतलब क्या है, जो i के साथ में लिखा हो, y का मतलब क्या है, जो j के साथ में लिखा हो। लेकिन अगर कोई इसमें एक और भी पॉइंट है, अगर दूसरा पॉइंट भी है, अगर बोल दे रहा है 2j कैप अगर है, तो इसी में हम क्या करेंगे, प्लस का z स्क्वायर भी कर लेंगे। तो ये आपका क्या बनता है, सूत्र इस प्रकार से बनता है और इस तरह के सवालों को यहाँ पे हम हल कर सकते हैं। एक चीज और, अगर यहाँ पे माइनस की जगह पे प्लस की जगह पे अगर माइनस होता तो यहाँ पे हमें कुछ नहीं करना होता। अगर स्थिति इसकी बनानी है तो j क्या है, j किस पे होता है, y पे होता है, y के साथ हमेशा j को दर्शाया जाता है y अक्ष पे। तो y अक्ष पे कितना चलना है,
माइनस का 4, प्लस का 4 चलना था तो ऊपर चले, माइनस का 4 चलना होता तो नीचे चलते, फिर इधर से इसको मिला देते तो यहाँ पे हमारा ये बिंदु होता। तो इस तरह से हम लंबकोणीय एकांक सदिश को समझ सकते हैं। तो आप चाहे तो एक इसका स्क्रीनशॉट लेंगे और सुंदर सुंदर आप नोट्स बनाएंगे, इसको लिख करके चित्र बनाएंगे पहले, फिर उसके बाद इसको लिख लेंगे, ये जो पॉइंट लिखा हुआ है, उसके बाद ये उदाहरण नंबर डाल करके इसको लिखेंगे, उसके बाद इस सूत्र को ड्राइव कर लेंगे। तो इस तरह से हमारा लंबकोणीय एकांक सदिश समाप्त होता है। अब हम आगे पढ़ेंगे सदिशों का योग एवं सदिशों का वियोजन। तो टेक अ स्क्रीनशॉट। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वह है सदिशों के योग का नियम, एडिशंस लॉ ऑफ वेक्टर, एडिशंस लॉ ऑफ वेक्टर, सदिशों के योग का नियम। तो आइए देखते हैं सदिशों को जोड़ा कैसे जाता है, सदिशों के योग के नियम क्या है। तो सदिशों को हम दो प्रकार से जोड़ा जाता है। नंबर एक क्या है, सदिशों के योग का त्रिभुज नियम, के योग का त्रिभुज नियम, और नंबर 2 आपका है नंबर 1 आपका जो है सदिशों के योग का त्रिभुज नियम, और नंबर 2 जो आपका है सदिशों के योग का समांतर चतुर्भुज नियम। इन दो नियमों के आधार पर हम सदिशों का योग करते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि सदिशों के योग का त्रिभुज नियम क्या कहता है। तो फिलहाल अभी दूसरे को हम समझेंगे, सबसे पहले हम पहले को समझते हैं, सदिशों के योग का त्रिभुज नियम। तो सदिशों के योग का त्रिभुज नियम ये कहता है, इसके लिए मैं एक थोड़ा सा छोटा सा आपका ये इसका जो मूलधर्म है उसको बता दूं कि जैसे अगर एक वेक्टर आपका यहाँ है, अगर मान लेते हैं सपोज दैट कि ये वेक्टर ए है और एक वेक्टर आपका यहाँ पे दिया हुआ है सदिश वेक्टर कितना बी। अगर इस प्रकार से दो वेक्टर दिए हुए हैं तो इस वेक्टर को उठा करके हम चाहे कहीं घुमा ले, जैसे ये आपका ये वेक्टर इस प्रकार से है तो इसको उठा करके हम यहाँ भी रख सकते हैं, यहाँ भी रख सकते हैं, यहाँ भी है, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, इस ये है तो इसको उठा के यहाँ भी रख सकते हैं, यहाँ भी रख सकते हैं, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, कहीं भी इस वेक्टर को उठा करके कहीं भी रख सकते हैं। लेकिन इसके साथ में कंडीशन क्या होता है कि जैसे अगर यह समतल के साथ अगर थीटा कोण बना रहा है तो इस वेक्टर को उठा करके हम जहां कहीं भी रखेंगे वह हमेशा समतल के साथ क्या बनाना चाहिए, थीटा कोण ही बनाना चाहिए। यह समतल के साथ अगर 0 डिग्री का कोण बना रहा है तो यह समतल के साथ हमेशा चाहे इसको उठा करके ए वेक्टर को कहीं पे रखा जाए लेकिन इसके थीटा के मान में कोई परिवर्तन नहीं आना चाहिए। यानी कि इस वेक्टर को उठा करके अगर हम यहाँ पे रख दें तो यहाँ पे अगर इसके थीटा में कोई परिवर्तन न किया जाए तो इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। यानी कि जो वेक्टर आपका, जो सदिश आपका जहां पे है उस सदिश को वैसे ही उठा करके अगर हम कहीं और ला दें तो भी मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। यह एक इसका गुणधर्म है। इसको नोट पॉइंट में करके लिख लीजिएगा कि यदि सदिश को, यदि किसी भी सदिश को उसको अगर बिना उसके कोण में परिवर्तन किए, बिना उसके कोण में परिवर्तन किए उसको कहीं पे भी हम उठा करके रख लें तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अब आइए देखते हैं सदिशों के योग का त्रिभुज नियम क्या कहता है। तो सदिशों के योग का त्रिभुज नियम ये कहता है कि यदि दो सदिश आपको दिए हुए हैं, सदिश वेक्टर ए और सदिश वेक्टर बी, इस प्रकार से अगर दो सदिश आपको दिए हुए हैं, इन दोनों सदिशों को क्या करना है, योग करना है। यानी सदिश वेक्टर ए प्लस सदिश वेक्टर अगर आपको बी करना है तो इसके लिए सदिशों के योग का त्रिभुज नियम क्या कहता है। सदिशों के योग का त्रिभुज नियम ये कहता है कि दोनों सदिशों को हम इस क्रम में व्यवस्थित कर दें, दोनों सदिशों को हम इस क्रम में व्यवस्थित कर दें। ये तो आपका सदिश वेक्टर ए रहा। अब इसको उठा करके देखिए, हमने आपको बताया था कि जैसे इसके पहले वीडियो में कि जो ये तीर होता है इसके पहले भाग को हम क्या कहते हैं, शीर्ष कहते हैं, और इसकी अंग्रेजी होती है हेड। इसकी अंग्रेजी क्या होती है, हेड होती है। और इसके पीछे का जो हिस्सा होता है वह क्या कहलाता है, पूंछ कहलाता है, जिसकी अंग्रेजी होती है टेल। यानी इसके जो सामने का भाग होता है वह हेड होता है और इसके पीछे का भाग क्या होता है, टेल होता है। तो इसको उठा करके अगर इसके हम हेड में, इसके टेल को अगर हेड में हम उठा करके इस प्रकार से रख दें, ये क्या है आपका सदिश वेक्टर बी है। अब हमने देखिए क्या किया कि यहाँ पे अगर यह क्या कर रहा है, थीटा कोण बना रहा है तो इसको थोड़ा सा और आगे तक मिला दें और इसको उठा करके हम थीटा कोण पे ही रखें,
किस कोण पे रखें, थीटा कोण पे ही रखें, तब इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तो अब देखिए, आइए चलते हैं, देखते हैं त्रिभुज नियम क्या कहता है। त्रिभुज नियम ये कहता है कि यदि दो सदिशों को इस प्रकार व्यवस्थित किया जाए, दो सदिशों को इस प्रकार व्यवस्थित किया जाए कि वे दोनों सदिश किसी त्रिभुज की आसन्न भुजाएं, आसन्न मतलब एक दूसरे से लगी हुई, एक दूसरे से जुड़ी हुई, यदि दो सदिशों को इस प्रकार से रखा जाए कि दोनों सदिश किसी त्रिभुज की आसन्न भुजाओं को निरूपित करें, तो इसका जो परिणामी होगा, इसका जो परिणामी यानी कि आर होगा, इसका परिणामी जो आर होगा वह किसके बराबर होगा, त्रिभुज के तीसरी भुजा के। त्रिभुज में कितनी भुजाएं होती हैं, 3 भुजाएं होती हैं, तो 2 भुजाओं को हमने किससे प्रदर्शित कर दिया, 2 सदिशों से प्रदर्शित कर दिया, तो इसका जो परिणामी रेजिस्टेंट आर जो होगा वह किसके बराबर होगा, इसके तीसरी भुजा के बराबर होगा, इसके तीसरी भुजा के क्या होगा, बराबर होगा क्या, आपका आर। फिर से एक बार नहीं समझ में आया होगा, बार बार सुनने से, बार बार मैं आपको एक ही चीज को क्यों बताता हूं, ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए और आप पूरी तरह से उसको रट लें। तो यहां से देखिए क्या हमें आर निकालना है। तो सदिशों के त्रिभुज का नियम यह कहता है कि यदि दो सदिशों को इस प्रकार व्यवस्थित किया जाए, इस प्रकार व्यवस्थित किया जाए कि दोनों एक त्रिभुज की आसन्न भुजाएं यानी साथ में लगी हुई, एक दूसरे के साथ में जुड़ी हुई भुजाओं के रूप में प्रदर्शित हों, दो सदिशों को इस प्रकार प्रदर्शित किया जाए कि दोनों सदिश एक दूसरे के त्रिभुज की आसन्न भुजाओं के रूप में प्रदर्शित हों, तो जो तीसरी भुजा होती है वह उसका क्या होती है, परिणामी होती है। यानी परिणामी का मतलब उन दोनों भुजाओं के योग के बराबर होती है। यही आपका है त्रिभुज का नियम। अब देखिए, इस परिणामी का मान ज्ञात करने के लिए आइए देखते हैं इस परिणामी का मान कैसे हम ज्ञात करते हैं। तो देखिए, इसके मान को ज्ञात करने के लिए थोड़ा सा हमें कलाकारी करनी होगी कि इस भुजा को हम आगे तक बढ़ाएंगे और यहाँ पे जो बिंदु है इस पर हम क्या करेंगे, लंब डाल देंगे। अब इसका नामकरण कर देते हैं M N O और P, इसका नामकरण हमने कर लिया। अब देखिए, हमें R चाहिए, यहाँ पे हमने लंब डाला है तो यह कितने डिग्री का है, 90 डिग्री। तो यहाँ पे अगर इस बड़े वाले त्रिभुज की बात करें PMO, तो इसका एक कोण कितना है, 90 डिग्री। और जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री होता है वह क्या होता है, समकोण त्रिभुज होता है। तो ये क्या बन रहा है, समकोण। समकोण त्रिभुज का मतलब उसमें हम आसानी से पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। पाइथागोरस भाई साहब ने जो प्रमेय दिया था उसको आसानी से लगा सकते हैं। जो प्रमेय क्या है, कर्ण पर का बना वर्ग लंब और आधार करके बने वर्ग के योग के बराबर होता है। तो ये आपका क्या है, कर्ण है, ये लंब है और ये वाला क्या है, आधार है। तो R को निकालने के लिए हम आसानी से, ये समकोण त्रिभुज है इसलिए पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं और इस कर्ण की वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं। जिसके लिए हमें आवश्यकता क्या होगी, जिसके लिए हमें आवश्यकता इस लंब की होगी, लंब के लंबाई की, और दूसरी चीज आधार की होगी। तो आधार यहां से लेके यहां तक है, तो इतने की तो वैल्यू हमें पता है, वेक्टर ए, इतने की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। तो इसकी वैल्यू कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए ये छोटा वाला जो त्रिभुज है, त्रिभुज PON, त्रिभुज PON समकोण त्रिभुज है। यह भी छोटा वाला त्रिभुज क्या है, समकोण त्रिभुज है। अब समकोण त्रिभुज में इसमें अगर हम साइन थीटा अप्लाई करें तो साइन थीटा बराबर होता है आपका लंब बटा कर्ण। साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। अब इसका लंब क्या है, PO है, इसका लंब क्या है, PO है। तो ये आपका हो जाएगा PO बटे कर्ण। कर्ण क्या है, PN है, जिसकी वैल्यू कितनी है, B है। तो PN की वैल्यू कितनी है, PN की वैल्यू B है। तो यहां से हम बटे में क्या रखेंगे, B। अब यहाँ पे देखिए साइन थीटा, B को अगर हम बराबर के इस साइड लाएं तो B किस में है, भाग में। तो साइन के पास जब आएगा तो B किस में हो जाएगा, गुणा में। भाई बराबर के इस साइड आएगा तो भाग से किस में हो जाएगा, गुणा में, और इसके साथ हो जाएगा गुणा में कौन, साइन थीटा। यहाँ क्या बचेगा आपका PO, यानी कि जो आपकी PO की वैल्यू आई वह कितनी है, B साइन थीटा। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, B साइन थीटा। ये वाली वैल्यू PO की वैल्यू कितनी होगी, B साइन थीटा। इसी प्रकार से अगर हम cos थीटा ले लें, cos थीटा, तो cos थीटा बराबर आपका होता है आधार बटे कर्ण। cos थीटा बराबर कितना होता है, आधार बटे कर्ण। आधार, इस छोटे वाले त्रिभुज का आधार कितना है, ON है। तो आधार कितना है, ON है, और बटे में कर्ण, कर्ण तो यही है B। तो कर्ण कितना हो जाएगा, तो कर्ण कितना हो जाएगा, B। फिर से B को cos के पास लाएंगे तो ये आपका हो जाएगा B cos थीटा, B cos
थीटा बराबर कितना हो जाएगा ON, यानी ON इसकी वैल्यू कितनी आ गई B cos थीटा, तो ये आपका हो जाएगा B cos थीटा। अब देखिए हमको लंब भी पता है, आधार भी पता है, भाई इसकी वैल्यू A है, इसकी वैल्यू B cos थीटा है, दोनों को जोड़ देंगे तो ये पूरी भुजा हमें पता हो जाएगी, यानी कि पूरी भुजा आधार पता हो गया, पूरा भुजा ये लंब पता हो गया। अब हम आसानी से इस R की वैल्यू पाइथागोरस को लगा करके ज्ञात कर सकते हैं। आइए देखते हैं, यहां लिखेंगे हम समकोण त्रिभुज बड़ा वाला PMO से, तो इससे हम क्या लिखेंगे, वही पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, कर्ण पर का बना वर्ग लंब के वर्ग प्लस आधार के वर्ग के योग के बराबर होता है। ये हमारा पाइथागोरस थ्योरम है। कर्ण का मान कितना है, कर्ण आपका r है, तो यहाँ पे कर्ण का स्क्वायर है, तो ये r का हो जाएगा स्क्वायर बराबर लंब कितना है b sin थीटा है, तो ये आपका हो जाएगा b sin थीटा का स्क्वायर, प्लस का चिन्ह है, प्लस लगा लिए। आधार की वैल्यू कितनी है, आधार देखिए a प्लस b cos थीटा, तो a प्लस b cos थीटा, और इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। देखिए आधार यहां से लेके यहां तक है, MO आपका आधार है, इतनी दूरी a है, इतनी दूरी b cos थीटा है, तो दोनों को जोड़ देंगे तो ये पूरी दूरी पता हो जाएगी, पूरी दूरी। अब इसको थोड़ा सा हम हल कर लेते हैं, यहां से r स्क्वायर है, इसका स्क्वायर करेंगे तो b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और a प्लस बी का होल स्क्वायर के सूत्र पर खुलेगा, और a प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर आपका होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, इसी सूत्र पे खुलेगा। तो a का स्क्वायर a के जगह पे a है, b के जगह पे b cos थीटा है, तो a का स्क्वायर यानी कि a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, b के जगह पे क्या है b cos थीटा, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और प्लस में 2ab, तो 2 इंटू a के जगह पे a है, b के जगह पे b cos थीटा है, तो इतना हो जाएगा। अब यहां से देखिए r स्क्वायर बराबर b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, इन दोनों में क्या कॉमन है, b कॉमन है। सबसे पहले इसको a स्क्वायर को ले लें, तो a स्क्वायर प्लस इन दोनों में से हम b स्क्वायर कॉमन है, b स्क्वायर इसके भी पास है, इसके भी पास है, तो b स्क्वायर को बाहर ले लेंगे, तो यहां बचा साइन स्क्वायर थीटा, और यहां बचा आपका cos स्क्वायर थीटा, और ये आपका बचा प्लस का 2ab cos थीटा, प्लस का कितना बचा 2ab cos थीटा। अब इसको हल करेंगे, देखिए इसका मान sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1, इसको आपने कक्षा 10वीं में भली भांति से पढ़ा है, तो यहाँ से r स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इसका मान 1 हो जाएगा, और 1 का b स्क्वायर में गुणा होगा तो b स्क्वायर ही होगा, प्लस का कितना हो जाएगा 2ab, प्लस का कितना हो जाएगा 2ab। अब यहां से अगर स्क्वायर को हटाएं तो बराबर के इस साइड में जाके रूट हो जाएगा, तो r की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अंडर रूट का a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, और इसके में क्या है, इसके साथ क्या है cos थीटा है, तो 2ab क्या हो जाएगा cos थीटा हो जाएगा। तो इस तरह से हम परिणामी यानी रिजल्टेंट को आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो इस तरह से हम अगर कभी भी त्रिभुज के योग का नियम लगाएंगे, उसमें दोनों त्रिभुजों को हम एक त्रिभुज के आसन्न भुजाओं के रूप में व्यवस्थित करेंगे, और आसन्न भुजाओं के रूप में व्यवस्थित करने के पश्चात इस सूत्र को लगा करके हम r का मान यानी r का परिमाण आसानी से इस सूत्र के द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। अब देखिए मैं इस सेशन को रफ करूंगा, और इसके आधार पर कुछ केस बनते हैं, कुछ स्टेप हैं, उनको बताऊंगा, फिर आगे इस टॉपिक को कंटिन्यू करूंगा। अब देखिए यहाँ पे कुछ केस बनते हैं, यहाँ पे ये जो cos के साथ थीटा लिखा हुआ है वह क्या है, इस परिणामी का एंगल है। अगर आपको स्थिति फर्स्ट स्थिति पहली स्थिति में अगर आपको देता है कि थीटा बराबर कितना है 90 डिग्री है, अगर पहली स्थिति में थीटा बराबर 90 डिग्री देता है, तो यहाँ पे सब कुछ वही रहेगा, r का परिणामी क्या हो जाएगा अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और प्लस 2ab cos कितना हो जाएगा 90, cos कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा, cos 90 हो जाएगा। अब देखिए cos 90 की वैल्यू कितनी होती है, cos 90 की वैल्यू कितनी होती है,
साइन 90 की जो वैल्यू होती है वह कितनी होती है, 0 होती है। तो यहाँ से r का मान कितना आ जाएगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। 0 का किसी भी संख्या से गुणा होता है तो वह कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। अगर यहाँ पे दूसरी स्थिति में, अगर सेकंड स्थिति, इसमें अगर आपको दिया हुआ है कि थीटा बराबर कितना, 0 अंश, अगर थीटा बराबर 0 अंश है तो यहाँ से परिणामी r बराबर कितना हो जाएगा, अंडर रूट का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 0 अंश। और cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1, तो इसकी वैल्यू जब 1 हो जाएगी तो r बराबर कितना हो जाएगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 0 की वैल्यू हो जाएगी 1। तो यहां से अगर 0 अंश है तो इसकी वैल्यू 2ab, अगर 90 अंश है तो इसकी वैल्यू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये कुछ दो कंडीशंस दिए हुए हैं। तीसरे कंडीशन में अगर थीटा का मान 180 अंश देता है तो cos 180 अंश का मान होता है माइनस का 1। तो अगर यहाँ पे मान माइनस का 1 रखेंगे इसके जगह पे तो ये आपका हो जाएगा, r का मान हो जाएगा आपका अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का हो जाएगा 2ab। और देखिए ये एक सूत्र बन जा रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए प्लस बी के होल स्क्वायर का सूत्र बन जा रहा है। तो यहाँ से r जो रेजिस्टेंट है इसका परिणामी हो जाएगा अंडर रूट ए प्लस बी का होल स्क्वायर। और हमने आपको कई बार बताया है कि स्क्वायर से रूट क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। तो यहाँ से r की वैल्यू कितनी आ जाएगी, a प्लस बी, r की वैल्यू कितनी आ जाएगी, a प्लस बी। तो इस तरह से हम सदिशों के योग के त्रिभुज नियम के आधार पर इसके परिणामी r का मान आसानी पूर्वक कहीं से भी ज्ञात। दूसरा नंबर है वह है सदिशों के योग का समांतर चतुर्भुज नियम। देखिए समांतर चतुर्भुज नियम, सबसे पहले तो हम समझ लेते हैं समांतर चतुर्भुज किसे कहते हैं। समांतर चतुर्भुज वह चतुर्भुज होता है जिसकी दो भुजाएं आपस में क्या हो, समांतर हो, और दो भुजाएं आपस में क्या हो, बराबर हो। जैसे ए बी सी डी है तो ये इसके दो भुजाएं यानी ए बी क्या है, एक दूसरे के समांतर है। ए बी समांतर है किसके, ए बी जो समांतर है बी डी के, ए बी समांतर है बी डी के, और ए बी बराबर है, सॉरी AC है, यहाँ क्या है AC समांतर है BD के, और AB बराबर है CD के। AB बराबर किसके है, CD, यानी कि जिसकी दोनों भुजाएं आपस में क्या हो, समांतर हो। समांतर यानी समांतर कहने का मतलब दो रेखाएं आपस में समांतर कब होती हैं कि जब इसको अनंत तक, इन दोनों को अनंत तक इधर बढ़ा दे, चाहे इन दोनों को अनंत तक इधर बढ़ा दे, लेकिन एक दूसरे को दोनों भुजाएं आपस में प्रतिच्छेद कहीं पर ना करें, तो वे दोनों भुजाएं क्या कहलाती हैं, समांतर कहलाती हैं। तो उसी तरह से ये दोनों भुजाएं, जिस त्रिभुज की दो भुजाएं आपस में क्या हो, समांतर हो, वह क्या कहलाता है, समांतर चतुर्भुज कहलाता है। अब समांतर चतुर्भुज, सदिशों के समांतर चतुर्भुज का योग का नियम कहता है कि अगर दो सदिश आपको इस प्रकार से दिए हुए हो कि ये आपका सदिश वेक्टर A है और दूसरा आपका सदिश वेक्टर B है, दूसरा क्या है, सदिश वेक्टर B है, और ये दोनों भुजाएं इस प्रकार से जुड़ी हुई हों, दोनों सदिश इस प्रकार से जुड़ी हुई हों कि समांतर चतुर्भुज के दो भुजाओं को प्रदर्शित करें। समांतर चतुर्भुज के दो भुजाओं को, भाई इसको अगर हम इधर मिला दें और इसको हम इधर मिला दें तो ये क्या है, समांतर चतुर्भुज बन जा रहा है ना। तो यहाँ पे देखिए सदिश वेक्टर A और सदिश वेक्टर B दोनों इस प्रकार से व्यवस्थित हैं कि दोनों क्या प्रदर्शित करते हैं, समांतर चतुर्भुज की दो भुजाओं को प्रदर्शित करते हैं। तो इनका जो आपका विकर्ण होगा, इनका जो विकर्ण होगा, इस समांतर चतुर्भुज का जो विकर्ण होगा वह इसके परिणामी के बराबर होगा। फिर से एक बार समांतर चतुर्भुज का नियम सदिशों के योग का समझ लीजिए कि यदि कोई दो सदिश, यदि किसी भी दो सदिशों को इस प्रकार से व्यवस्थित किया जाए कि वे दोनों एक समांतर चतुर्भुज की दो भुजाओं को अगर प्रदर्शित करें तो उनका जो परिणामी होता है उस समांतर चतुर्भुज के विकर्ण के बराबर होता है। तो इस तरह से तो ये आपका क्या रहा, सदिशों के योग का चतुर्भुज नियम रहा। अब इसके अगर परिणामी की गणना की जाए, तो ठीक उसी प्रकार से इसका भी कंडीशन बनेगा। इसको हम इस प्रकार से मिलाएंगे, इसका नामकरण कर देंगे MNO
P इस प्रकार से नामकरण कर देंगे। सेम देखिए पिछले जो हम त्रिभुज नियम जो पढ़े थे उसी के जैसे एकदम सेम टू सेम है। मैं फिर से दोबारा डेरिवेशन नहीं करूंगा। आपको अगर वो नहीं समझ में, जहां पर भी नहीं समझ में आता है तो वीडियो को रोक करके, वीडियो को पीछे करके फिर से एक बार देख लेंगे तो निश्चित है कि आपको समझ में आ जाएगा। और यदि आपको समझ में आता है तो नीचे जाएंगे कमेंट बॉक्स में और लिखेंगे कि हाँ सर समझ में हमको आ गया। अगर नहीं आता है, कहीं पे कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में स्पष्टता लिखेंगे ताकि आने वाले वीडियो में मैं आपके डाउट्स को दूर कर सकूं। तो इसी तरह से इसके भी परिणामी r की जो वैल्यू है, r की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अंडर रूट a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab साथ में cos थीटा। तो इस तरह से इसका भी परिणामी हम ज्ञात कर सकते हैं। अब देखिए उसमें हमें एक बात बताने को मैं भूल गया था कि अगर इसकी दिशा ज्ञात करनी है, इसकी अगर हमें क्या ज्ञात करनी है, यहां पे ले लेते हैं एग्जांपल को। देखिए जो त्रिभुज का नियम था उसमें क्या था, इसी प्रकार से एक इस प्रकार से बी वेक्टर जुड़ा हुआ था, सदिश वेक्टर बी, और इस प्रकार से क्या था, सदिश वेक्टर ए था, और इसका परिणामी क्या था, इसका परिणामी आर था। इसको हमने यहाँ तक मिलाया था, इसको हमने यहाँ तक मिलाया था, ये आपका एम एन ओ और पी था। इस प्रकार से अब अगर हमें इसकी दिशा ज्ञात करनी हो, यानी ये कोण जो होगा वही कोण ये भी होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर दो भुजाएं समांतर हैं, एक तिर्यक भुजा काट रही है, दो भुजाएं अगर जा रही है एक तिर्यक भुजा काट रही है तो उनके एकांतर कोण आपस में बराबर होते हैं। तो ये अगर अल्फा है तो यह भी क्या होगा, अल्फा है होगा। ये अगर थीटा होगा तो यह भी क्या होगा, थीटा होगा। अगर इसकी हमें दिशा ज्ञात करनी है, यानी अल्फा की वैल्यू ज्ञात करनी है, तो दिशा ज्ञात करने के लिए हम क्या लगाएंगे, tan अल्फा लगाएंगे। और tan बराबर क्या होता है, tan बराबर होता है लंब बटे आधार, और लंब की वैल्यू यहाँ क्या आई थी, b cos थीटा, और ये आया था b sin थीटा। तो लंब बटे आधार, लंब की वैल्यू कितनी है, tan अल्फा बराबर होता है लंब बटा आधार, और यहां से tan अल्फा बराबर लंब, लंब का मान कितना है, b cos थीटा है, बटे आधार, आधार कितना है, a प्लस b sin थीटा, a प्लस b sin थीटा। अगर इसकी दिशा ज्ञात करनी है तो अल्फा क्या बताएगा, उसकी दिशा को बताएगा। तो यहां से अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, tan उधर जाएगा तो ये आपका हो जाएगा tan इनवर्स, और यहां साथ में क्या है, b cos थीटा बटे a प्लस b sin थीटा। इस प्रकार से हम इसकी दिशा को ज्ञात कर सकते हैं। ठीक उसी प्रकार से इसकी भी दिशा ज्ञात होगी, क्योंकि जो कंडीशन यहाँ पे बन रहा है सेम वही कंडीशन यहाँ पर भी बन रहा है। तो इसकी भी अगर दिशा ज्ञात करनी हो अल्फा, तो ये आपका हो जाएगा tan इनवर्स, और साथ में आपका हो जाएगा b cos थीटा बटे a प्लस साइन थीटा। इस प्रकार से हम भाई देखिए अल्फा दिशा कैसे बताएगा, यह क्या है, अल्फा tan क्या बताता है, स्लोप बताता है, ढाल बताता है, और यही क्या है, यहाँ पे जितने अंश का कोण बनाएगा उतने ही उसके ही आधार पर इस रेखा का क्या होगा, स्लोप होगा, इस रेखा की दिशा होगी। तो इस प्रकार से हम अल्फा को ज्ञात कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारा समांतर चतुर्भुज के योग का नियम समाप्त होता है। तो देखिए एक प्यारा सा आपका सवाल है, सदिश वेक्टर a बराबर इतना दिया है, सदिश वेक्टर b बराबर आपका इतना दिया है, और आपसे पूछ रहा है कि आपको इनका परिणामी r यानी कि सदिश वेक्टर a प्लस सदिश वेक्टर b का मान आपको ज्ञात करना है। इसका परिणामी सदिश a और b का परिणामी यानी a और b का परिमाण ज्ञात करना है। परिमाण का मतलब मॉडुलस ऑफ a और b का परिमाण आपको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले इन दोनों को हमें क्या करना है, जोड़ना है, सदिश वेक्टर a प्लस सदिश वेक्टर b। तो हमें क्या निकालना होगा, पहले सदिश वेक्टर a प्लस सदिश वेक्टर b। तो इन दोनों को जोड़ा जाएगा। तो इसका एक रूल होता है कि i के साथ हमेशा i जुड़ेगा, j के साथ हमेशा j जुड़ेगा, k के साथ हमेशा k जुड़ेगा। एक ही जाति वाले लोग जुड़ते हैं, एक जाति के लोगों से दूसरे जाति के लोग नहीं जुड़ते। जैसे i है तो i के साथ j है, तो j के साथ k है तो k के साथ जुड़ेगा। तो ये जब जुड़ेगा तो यहां से i यहां भी है, i यहां भी है, 3 प्लस 1 है, और साथ में कितना है, अलग अलग ही लिखते हैं, 3i कैप प्लस i कैप। और यहाँ पे आपका क्या है, अगला क्या है, ये आपका माइनस का 6j कैप है और प्लस का 2j कैप है, और साथ में 2 के माइनस का 2k कैप है और माइनस का 2
k कैप है। इस तरह से है। अब इन दोनों को आपस में हमें क्या करना है, जोड़ना है। इन दोनों को आपस में हमें क्या करना है, जोड़ना है। ऐसे चिन्ह हम लगा देते हैं जोड़ का, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। आइए जोड़ते हैं। देखिए आई यहाँ भी है, आई यहाँ भी है, आई कॉमन हो जाएगा तो अंदर यहाँ पे बचेगा 3 और यहाँ पे बचेगा 1, प्लस जे यहाँ भी है, जे यहाँ भी है, जे कैप कॉमन हो जाएगा तो यहाँ बचेगा माइनस का 6 और प्लस का कितना बचेगा 2, प्लस का चिन्ह इसमें के यहाँ भी है, के यहाँ भी है। के कैप आपका क्या होगा, कॉमन हो जाएगा के कैप, तो के कैप कॉमन हो जाएगा तो अंदर बचेगा माइनस का 2 और माइनस का 2। इन दोनों को जब जोड़ा जाएगा तो ये 3 और 1 कितना हो जाएगा 4i, और प्लस इन दोनों को जब जोड़ा जाएगा तो 6 में से 2 निकलेगा तो चिन्ह बढ़ेगा ही रहेगा, माइनस का चिन्ह 6 में से 2 निकलेगा तो 4 बचेगा और साथ में कितना हो जाएगा जे कैप, और इन दोनों को जब जोड़ा जाएगा तो -2 माइनस का 4 और साथ में कितना हो जाएगा आपका के कैप। तो इस तरह से हम a प्लस बी को ज्ञात कर सकते हैं। तो a प्लस बी आपका तो इतना हो गया। अब हमें ज्ञात करना है इसमें क्या, परिणामी ज्ञात करना है। तो परिणामी ज्ञात करने के लिए हम इसका परिणामी ज्ञात करने के लिए बताए थे आपको एक सूत्र कि हम सीधे सीधे क्या करते हैं i के साथ में जो लिखा हुआ है यानी x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर। देखिए ये बुक में आपको इस प्रकार से भी दिया होगा ax ay और az। यहाँ पे x y z का मतलब क्या हुआ कि x अक्ष पे जो निर्देशांक दिए हैं वो होगा ax यानी x अक्ष पे निर्देशांक, y का मतलब यहाँ पे y अक्ष पे जो निर्देशांक दिए हैं, z का मतलब है जो z अक्ष पे निर्देशांक दिए हैं। तो यानी कि r बराबर यहाँ से कितना हो जाएगा x किसके साथ रहता है, i के साथ, तो x का मान यहाँ से कितना है 4 और 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, y किसके साथ होता है j का मान कितना है माइनस का 4, तो ये माइनस का 4 का स्क्वायर हो जाएगा और स्क्वायर पे माइनस का कोई असर नहीं होता, तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 और प्लस का z का मतलब k का मतलब क्या होता है z के साथ जो लिखा हो, और z की वैल्यू यहाँ से कितनी है k के साथ क्या लिखा है माइनस का 4 और माइनस के 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 16 प्लस 16 बराबर कितना हो जाएगा अंडर रूट का 48, 16 या 48। तो इस तरह से इसका परिणामी r की वैल्यू आपकी हो जाएगी अंडर रूट का 48। तो इस तरह से हम दिए गए सवालों को आसानी पूर्वक हल कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों आज के वीडियो में इतना ही। हमें उम्मीद है कि आज हमने जो भी पढ़ा आपको अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी किसी भी प्रकार का कहीं पे कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएंगे। और हाँ, ये वीडियो आपको कैसी लगी ये आप कमेंट बॉक्स में 2 मिनट का समय निकाल करके जरूर लिखिएगा, ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे और मैं आपके लिए इसी तरह की वीडियो हमेशा लेकर के आता रहूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट डे। तब तक के लिए गुड बाय।